द वर्ल्ड इन डेंजर बिकॉज द रूल इज कमिंग। अब या तो आप अमीर बन जाओगे और इस रूल को तोड़कर आगे बढ़ जाओगे, या फिर आप हमेशा के लिए सिस्टम के स्लेव यानी कि गुलाम बनकर रह जाओगे। द वर्ल्ड इन डेंजर सीरीज के थ्रू पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको समझाया कि कैसे हमें कन्वीनियंस दी गई, सब कुछ इजी लग रहा था और उसी कन्वीनियंस से हम पर कंट्रोल किया गया, और उसी कंट्रोल से जो हमें धीरे धीरे पता चला कि हाँ कंट्रोल होना स्टार्ट हो चुका है, जब तक हमें पता चला तब तक द रूल ऑलरेडी स्टार्टेड। अब हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं द रूल के अंदर कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ गुलाम बनकर रह गए सिस्टम के। अब जो सिस्टम बोलेगा हमें वो करना होगा, हमें सेक्रीफाइसेस करने होंगे, क्योंकि द रूल आया ही इसलिए है कि कुछ लोग हमेशा के लिए अमीर बन जाएंगे और कुछ लोग हमेशा के लिए गरीब। लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को सीरियसली लेते हो और जो चीजें मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर वो मान लेते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप स्लेवरी की लाइन से बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और आप उस लाइन में होंगे जहां पर आप हमेशा होना चाहते हो। अब आप ना तो सिस्टम के गुलाम होगे और आप अपने रूल्स खुद बना पाओगे। तो द रूल पार्ट्स को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट का नाम है डेली लाइफ एंड सोशल इंपैक्ट। जब भी रूल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो इंपैक्ट आता है वो आपकी डेली लाइफ एंड सोशल लाइफ पर आता है। सेकंड पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट, हिस्ट्री एंड साइकिल्स। जब भी रूल स्टार्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। जब हमें लगता है कि सिस्टम हमारे अगेंस्ट है तो सब सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। हिस्ट्री रिपीट होती है और साइकिल्स वापस से चेंज होती है। थर्ड पार्ट है एसेट एंड पर्सनल अवेयरनेस। अब ये सब कुछ जब होगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर कन्वीनियंस, सेकंड में कंट्रोल एंड थर्ड पार्ट के अंदर द रूल, ये जब सब कुछ होगा तो कौन से एसेट्स के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से एसेट को आपको होल्ड करना चाहिए और कौन से एसेट को आपको इग्नोर करना चाहिए, आपको खुद को किस किस जगह पर अवेयर रहना चाहिए कि क्या आपको अवॉइड करना है और क्या आपको अवॉइड नहीं करना। ये एक एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे रास्ते में खड्डा है या फिर खाई है। अगर मुझे पता होगा कि दूसरे रास्ते में खाई है तो मैं उस रास्ते में कभी जाऊंगा ही नहीं। इसी तरीके से वो जो सही रास्ता है वो सही रास्ता क्या हो सकता है, इस वीडियो के अंदर थर्ड पॉइंट के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी सारा सिनेरियो होगा, और वो होने के चांसेस 99.9% है, जस्ट बिकॉज ये सब कुछ हो रहा है, होगा नहीं, होना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। और आप एग्री भी करोगे जब मैं आपको फैक्ट्स के साथ आज के पॉइंटर्स एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहली बार हो रही है, ये बहुत बार पहले भी हिस्ट्री के अंदर हो चुकी है। तो ऐसा मत समझना कि जो मैं बता रहा हूँ कोई भविष्यवाणी, मैं सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मेरा गोल है वो ये नहीं है कि आपको पैनिक क्रिएट करना। ये वीडियो बनाने का सिंपल गोल ये है कि आपको अवेयर करना कि क्या चीज आने वाली है। अगर आप अभी अवेयर नहीं होगे तो बाद में अवेयर होने का टाइम नहीं बचेगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, सीरियसली लेना, नहीं तो लाइफ आपको इग्नोर करेगी आगे चलकर। अगर यकीन नहीं होगा तो 5 साल के बाद आप यकीन करने लायक नहीं बचोगे, मुझे जितना लगता है ये चीजें जितनी जल्दी हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो गाइस विद द स्टेप नंबर 1, इन्फ्लेशन कैन मेक डेली एसेंशियल एक्सपेंसिव। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे कि हमने पार्ट 1 और 2 के अंदर समझा कि चीजें जब अनस्टेबल होती है और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डॉलर की वैल्यू कम होगी, आईएनआर की वैल्यू ज्यादा होगी, जब वेस्टर्न नेशंस का वैल्यू कम होगी करेंसी की तो उनके इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसी तरीके से जैसे ईरान और अमेरिका का वॉर हो रहा है, इजराइल का वॉर हो रहा है, ये सारे जो जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है उनके बीच में वॉर हो रही है। Israel and Iran exchanging a new round of airstrikes with the conflict now in its 4th day. इतनी इंस्टेबिलिटी की वजह से ऑयल के प्राइसेस हाइक होंगे, और जब ऑयल के प्राइसेस हाइक होते हैं तो इन्फ्लेशन आता है। अगर यहाँ पर पेट्रोल महंगा मिलेगा तो सबके घर के अंदर इंपैक्ट आएगा। जो पेट्रोल 90 रुपए का मिल रहा है अगर वो 100 रुपए का हो जाए, और अगर 10 रुपए भी बढ़ता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है कंजप्शन के ऊपर। और इसी तरीके से हर एक चीज पे, नॉट जस्ट पेट्रोल, हर एक चीज का प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है उसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो ये नहीं है सिर्फ पेट्रोल का प्राइस हाइक हो गया, उसके अलावा भी बहुत कुछ है इन्फ्लेशन के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपका मंथली ग्रोसरी बिल जो है वो 10,000 के आसपास है, ठीक है, यानी कि आटा, चीनी, ये मसाले वगैरह मिला मिलकर ग्रोसरी बिल जो आपका महीने का जो आता है वो 10,000 आता है। 2 साल के बाद जो 10,000 का प्राइस है वो 14,000 हो गया, यानी कि जो दाल थी 100 रुपए की वो 120 हो गई या फिर 130 रुपए की हो गई, चीनी का प्राइस बढ़ गया, आटे का प्राइस बढ़ गया, तो 10,000 की चीज अब 14,000 की बढ़ चुकी है। लेकिन जब हम सैलरी की बात करें तो सैलरी का जो इंक्रीमेंट होता है वो 10% ही होता है, वो भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो 10% सैलरी
बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंसेस जो है वो 30 से 40% बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप आज 50,000 रुपए कमा रहे हो, आप 2 साल के बाद भी हो सकता है 60,000 रुपए पहुंच जाओ। आज आपका खर्चा जो है वो 40,000 का है, लेकिन क्या पता ये खर्चा बढ़कर 40,000 से 80,000 हो जाए, और मान लीजिए 80,000 भी नहीं हुआ, 60,000 ही हो गया, तो बंदा सेविंग कैसे करेगा? और कहते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट के कोई अमीर बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, यू विल नेवर बिकम रिच। लेकिन एक पर्सन इन्वेस्ट करे तो करे कैसे? जब कुछ बचेगा तभी तो इन्वेस्ट होगा। तो उस सिनेरियो के अंदर आपको सेक्रीफाइसेस करना स्टार्ट करना होगा। अब आपको चीजें नहीं खरीदनी है, लेकिन आपकी फिर भी मजबूरी होगी, कुछ ऐसी चीजें, एसेंशियल चीजें जो आपको खरीदनी ही पड़ेगी। सेविंग्स करना नाक के बराबर हो जाएगा, और जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ेगा, चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। और जैसा हमने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया था, एआई जो है आएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, और चीजें जो है वो खराब होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और उस सिनेरियो के अंदर जब लोगों के पास जॉब ही नहीं है, उस सिनेरियो के अंदर वो सेविंग तो छोड़ो, वो अपना एक्सपेंस भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। और जब बेसिक चीजें महंगी होती है ना, तब आता है हमारा स्टेप 2, बेसिक थिंग्स में स्टार्ट फील लग्जरी। अब लग्जरी का मतलब BMW नहीं होता कि गाड़ी ले ली महंगी, वो लग्जरी नहीं होता। लग्जरी के और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कि वीकेंड ट्रिप। क्या आप हर कोई इंसान वीकेंड पे ट्रिप करने जा सकता है? नहीं जा सकता, ना तो उतना कैपेसिटी है, पैसा भी नहीं है उतना, और हर वीकेंड पे हम निकल जाए घूमने, या फिर एवरी मंथ एक वीकेंड पे हम घूमने निकल जाए, इतना सबके पास पैसा नहीं है। हम घर ही चला ले तो बहुत बड़ी बात है। ईटिंग आउट, दोस्तों के साथ बाहर निकल गए खाना पीना खाने, वाइफ के साथ बाहर निकल गए, फैमिली के साथ बाहर निकल गए खाना पीना खाना, ये एक बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन ये भी लग्जरी हो जाएगी जस्ट बिकॉज जब सेविंग्स जो है वो हमारी बचेगी नहीं, एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो बेसिक थिंग्स बिकम लग्जरी। स्कूल अपग्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन फ्यूचर, यानी कि मेरा बच्चा है, उसको अच्छे स्कूल में डालना है, तो उसको डालने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, पैसे नहीं है उतने। कार अपग्रेड, आप 10 लाख की गाड़ी चला रहे हो, 12-15 लाख की गाड़ी में स्विच करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों होगा उसको समझते हैं। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है, उस रीजन की वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ती है तो आरबीआई क्या करती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है उसको समझते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब लोन महंगे हो जाएंगे। आज जो आपको इंटरेस्ट रेट 7-8% पे लोन मिल रहा है, आगे चलकर वो 10% या 12% का लोन जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो उस रीजन की वजह से जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कंजप्शन जो है वो कम होती है। अब आप खुद सोचो, एग्जांपल लो, आप घर लेने वाले हो, और घर लेने वाले हो तो अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, वो 7% से बढ़कर 9% हो गया। तो आप बोलोगे यार इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, एक काम करते थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाद में घर ले लेंगे। यार 2% तो बहुत बड़ी बात है। 2% क्यों बहुत बड़ी बात है? क्योंकि लोन जो है वो 10-20 साल के लिए लिया आपने। अगर 2% भी बढ़ता है तो 10 साल के हिसाब से कितना हुआ? 20%। 20 साल के हिसाब से 40%, यानी कि आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर 40 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से कंजप्शन स्लो होता है, और जब डिमांड कम होती है तो ग्रोथ कम होती है, और उस स्टेज के अंदर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है। और जब फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता है तब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का मतलब क्या है कि दंगे फसाद, ये सब लोग सड़कों पे आकर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग जाए, लड़ने लग जाए एक दूसरे से। ये सब चीजें जो है वो आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड। ईरान के अंदर देख लो, श्रीलंका के अंदर देख लो, बांग्लादेश के अंदर देख लो, नेपाल के अंदर देख लो, कहीं भी किसी भी देश के अंदर देख लो, कहाँ है शांति? शांति क्या दिख रही है आपको? ये तो ऑलरेडी आपको दिखने को मिल रहा है। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, ये चीजें और बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है उसको थोड़ा समझते हैं। उससे पहले एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा कब कब हुआ है। फ्रांस के अंदर क्या हुआ? फ्यूल प्रोटेस्ट हुआ 2018 से 19 के अंदर। जब फ्रांस के गवर्नमेंट ने फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा दिया तो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्टर सड़कों पर आ गए, मिडिल क्लास सड़कों पे आ गए कि भाई फ्यूल का प्राइस कम करो। जस्ट एक फ्यूल के प्राइस बढ़ाने पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। Over 200,000 protesters have blocked roads and motorways across France, causing many accidents and one death. सेकेंड है श्रीलंका के अंदर 2022 के अंदर फ्यूल शॉर्टेज हुई और इन्फ्लेशन बढ़ी। उस वजह से गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो गई, यानी कि फ्यूल की शॉर्टेज हुई, फ्यूल है नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। क्योंकि अगर मान लो 100 रुपए का फ्यूल है, वो है ही नहीं, तो फिर वो 150-200 का मिलेगा, महंगा मिलेगा। इन्फ्लेशन बढ़ गया, अब इतना महंगाई बढ़ गई, फ्यूल है नहीं। इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट ही कोलैप्स हो गई कि गवर्नमेंट संभाल ही नहीं पाई सब कुछ। गवर्नमेंट ही वहां पे निकल गई, जो थी गवर्नमेंट खत्म, फिनिश। इतनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ही कोई हटा दिया। Sri Lanka is facing the worst economic collapse of its
modern history. बट ऐसा होता क्यों है उसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि सिस्टम फील्स लाइक एनिमी, यानी कि जो लोगों को लगता है यार गवर्नमेंट तो हमारे ही खिलाफ, मतलब हमारे लिए अच्छा करना चाहिए इस गवर्नमेंट को, लेकिन ये तो हमारे खिलाफ चीजें कर रही है। हमारा फ्यूल का प्राइस बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया भाई? तुम अपने घरों में मजे से जी रहे हो और तुम हमारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ा रहे हो, तुम्हारे लिए पेट्रोल का प्राइस फ्री है, तुम पॉलिटिशियन हो या फिर तुम गवर्नमेंट हो, इसलिए तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है, तुम्हारे लिए सब्सिडी है, हम जो टैक्स भर रहे हैं उस पर तुम ऐश कर रहे हो। ये सब चीजें जो है दिमाग के अंदर घूमने लग जाती है लोगों के, ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा वायरल होने लग जाती है। बेसिकली एक देश के लोग जो है वो गवर्नमेंट के एनिमी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट चल रहा है। उस रीजन की वजह से गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इंक्रीज होती है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगती है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, मतलब जो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है आपके ऊपर सब लगाई जाएगी। उसके बाद टेम्परेरी कंट्रोल हुआ जाएगा। टेम्परेरी कंट्रोल क्या पता लॉकडाउन लग जाए या फिर इमरजेंसी लग जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल करना चाहेगी एनवायरनमेंट को। इसीलिए कुछ लोग जो है वो सिंपल सिस्टम को ही सेफ मानते हैं। जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा, जितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर कुछ भी हो, जैसे 10 लाख रुपए से ज्यादा आप निकाल नहीं सकते, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, हमने पार्ट 2 के अंदर डिस्कस किया। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी सिस्टम उतना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जितना सिंपल रहेगा सिस्टम उतना जो है वो सेफ होता है हमारे लोगों के लिए। अब उसी के लिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो है हमारा स्टेप नंबर 4, विलेज एंड स्मॉल टाउन फील सेफ। तो सेफ का मतलब क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। लोअर डिपेंडेंसी, जो टियर 2 और 3 सिटीज के अंदर रहते हैं वो ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, उनके वहीं पर एग्रीकल्चर होता है, वहीं पर फार्मिंग होती है, सब कुछ वहीं पर मिल जाता है, तो डिपेंडेंट नहीं है ज्यादा। लेकिन जो टॉप टीयर ऑडियंस है, जो टॉप टीयर पब्लिक है, वो डिपेंडेंट है 2 और 3 सिटी के ऊपर, क्योंकि वो उगाएंगे तो हम खा पाएंगे, लेकिन उनको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। सेकंड इज लोअर ईएमआई, वहां पर जो है लोग थोड़ा कम ईएमआई जो है लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन की वजह से हो या फिर कुछ भी रीजन हो, बट वो ईएमआई जो है वो थोड़ा कम यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या, आईफोन लेना है ईएमआई लो, गाड़ी लेनी है ईएमआई लो, घर लेना है ईएमआई लो, हर एक चीज मतलब फ्यूचर इनकम के ऊपर डिपेंड है, मतलब सब लिए जा रहे हैं ये सोचकर कि बाद में इनकम सेम जितनी आ जाए उतनी आती रहेगी, बट अगर जॉब चली गई, लग गए, कुछ भी हुआ, हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। ये दिक्कत है ईएमआई का, सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो ईएमआई है। आपको जितना ईएमआई से दूर रहो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। लोअर कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल, वहां पर अगर रहोगे आप टियर 2-3 सिटीज के अंदर, वहां पर सर्वाइवल के लिए कॉस्ट जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू मुंबई, दिल्ली। लेट्स से इफ यू आर लिविंग इन ओडिशा, देन यू कैन लाइक 15,000 20,000 के अंदर तो आप पूरा महीना गुजार लोगे, राइट? लेकिन यहाँ पर दिल्ली और मुंबई के अंदर तो 30-40 हजार से ऊपर तो रेंट है, सिर्फ रहने का रेंट 30-40 हजार रुपए है। तो इतना ज्यादा रेंट है, तो पहली बात तो आप रेंट चुकाओगे, यानी कि पहला आपका इनकम आया लेट से 50,000 में से 20-25 हजार रुपए तो रेंट चला गया, बचे 25,000। अब 25,000 के अंदर आपको घर बचाना है, सेविंग करनी है, फ्यूचर प्लानिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना कर लोगे भाई? 5,000 भी नहीं बचा पाओगे मुश्किल से, और बचा भी लिए ना तो खुश हो जाओगे उस महीने की 5,000 बच गए, क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें आपकी 25,000 बचे, तो 25,000 में से 15,000 तो आपका ईएमआई में चला जाएगा, बचा 10,000 रुपए। अब 10,000 के अंदर पूरा घर चलाना है आपको। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा स्क्वीज हो गई है, इनकम जो है वो कम होती जा रही है और एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years प्लीज अवॉइड ईएमआई पर चीजें मत लो, गलती से भी लायबिलिटीज मत लो, सिर्फ फोकस ऑन एसेट। लेना है ईएमआई पर तो घर लो, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करो, ईएमआई लोन ये जो खर्चे है अभी थोड़े टाइम के लिए रुक जाओ। घर लेना तो लो, रियल एस्टेट है वो बढ़ेगा, एसेट है, लेकिन गाड़ी और मतलब जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो ना, फोन लेना और ये सब चीजें अभी के लिए अवॉइड कर दो फॉर नेक्स्ट 5 years प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट। एंड उसके बाद आपको मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट फॉर 5 years अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़े टाइम के बाद आपकी सारी मर्जी जो है पूरी कर लेना। अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट का सोच लो, अभी जो टाइम है वो खर्चे का नहीं है, अभी जो टाइम है वो सर्वाइवल का है। अभी अगर आपको खुद को बचा लोगे तब जाकर आप जो दिल में आए वो ले पाओगे। इट्स माई प्रॉमिस टू यू कि आप हर एक पर्सन जो ये वीडियो देख रहा है वो एक अच्छे स्टेज पर होगा अगर आप मेरी बात मानो और इस सारी पॉइंटर्स पे एक्शन लेना स्टार्ट करो। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव नहीं था, इसी रीजन की वजह से मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट कर चुका हूँ। जैसे कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख रहे हो, इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एनालिसिस के लिए आपको वेट नहीं करना होगा, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको अपडेट्स देने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम पर। अभी जाकर रियल इंस्टाग्राम ही मेरा ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स के अंदर है। फेक मत यूज करना, बहुत सारे फेक ऑलरेडी चल रहे हैं मेरे नाम पर। सो रियल इंस्टाग्राम अभी जाकर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और पिन कमेंट्स के अंदर। अभी क्या है कि लोअर कॉस्ट ऑफ सर्वाइवल थी, तो बिग सिटी के अंदर जो है वो रेंट ज्यादा है, ईएमआई ज्यादा है, सिस्टम डिपेंडेंसी ज्यादा है। इस रीजन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स लाइफ है वो रिस्की लाइफ हो चुकी है, यानी कि जो टॉप सिटीज के अंदर रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर वगैरह, इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो रिस्की लाइफ जी रहे हैं, कमा रहे हैं 50,000, खर्चा कर रहे हैं 50-60 हजार रुपए, और ईएमआई इतनी ज्यादा ले ली है कि अगर मान लो जॉब चली गई तो नहीं पता कि क्या करना है, नहीं पता। हम तो ईएमआई ये सोच कर लेते हैं कि जॉब रहेगी। अरे भाई, जॉब कहां से रहेगी? जब कंपनी नहीं रहेगी तो जॉब कहां से रहेगी? तो जस्ट इमेजिन, ये सोचकर आपको अगला स्टेप लेना है। इसी वजह से जो स्मॉल सिटी रहेगी आगे आने वाले टाइम के अंदर, फ्यूचर के
अंदर वो सेफ सिटीज मानी जाएंगी और उसी के अंदर ग्रोथ भी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। और ये सब कुछ होता क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, खाना लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, और इसी रीजन की वजह से हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है स्टेप नंबर 5, वाटर एंड रिसोर्स स्ट्रेस कैन अफेक्ट मैनी पीपल। अगर आपको मैं बोलूं कि आने वाली जो जंग है वो खाने के लिए, वो रिसोर्सेज के लिए होगी, वो फूड के लिए होगी, वाटर के लिए होगी, तो क्या आप मुझ पे यकीन करोगे? आप मुझ पे यकीन करो या ना करो, ये होगा। आने वाला टाइम जो है वो इसलिए लड़ाइयां नहीं होगी कि मुझे ये लैंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नहीं। आगे आने वाले टाइम की जो लड़ाइयां हैं वो होगी रिसोर्सेज के लिए। जैसे कि 1973 के अंदर ऑयल एम्बार्गो आया था। इसका मतलब क्या है कि जितने भी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश है, जो ऑयल को बेचते हैं, उन सब ने यूएस को जो है वो ऑयल बेचना बंद कर दिया था। In 1973, oil cartel OPEC announced an embargo on oil exports. It cut exports to the US and other countries that were giving military aid to Israel during the Yom Kippur War. क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि उन्होंने इजराइल का साथ दिया था, यूएस ने इजराइल का साथ दिया था। इसकी वजह से जो यूएस को तेल देना बंद कर दिया था, और उसी तरीके से सिचुएशन अभी भी बन रही है। यूएस इजराइल का साथ दे रहा है। ये सब जो वॉर अभी चल रही है, आप थोड़ा सा इसको लिंक बनाने की कोशिश करो कि ये चीजें जो है वो पहले भी हो चुकी है, ये पहली बार नहीं हो रही है। हर एक जनरेशन को लगता है कि ये चीज जो अभी हो रही है वो पहली बार हो रही है, लेकिन वो जनरेशन ही पैदा अभी 10-20 साल 30 साल पहले हुई है या 40 साल पहले हुई है। उसको कैसे पता होगा कि 50 साल या 100 साल पहले क्या हुआ था, राइट? और ना ही कोई रिसर्च करने पे इतना ध्यान देता है। वो रिसर्च मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है और वापस हो रही है। कोई नया नहीं है, ये बार बार होती है। फाइनेंशियल रिसर्च जो है वो नया नहीं है, ये बार बार होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक, कुछ लोग बोल रहे हैं सपना देख रहे हो। भाई सपना नहीं देख रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो चुका है बहुत बार। कुछ लोग बोल रहे हैं यूएस सुपर पावर है, तो वो थोड़ी ना इंडिया को सुपर पावर बनने देगा या फिर किसी और को सुपर पावर बनने देगा। लेकिन ये ऑलरेडी फाइनेंशियल रिसर्च बहुत बार हो चुका है और ये नेसेसरी है। वो नहीं बच पाएंगे, नहीं तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा उनको। इंपोर्ट पे जिंदा नहीं रह सकता यूएस, और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए करेंसी को नीचे लेकर जाना पड़ेगा, और नीचे लेकर गए तो ये एशियन करेंसी जो है वो ऊपर जाएगी 100%। वो रोका नहीं जा सकता, उसको डिले करा जा सकता है कि चलो ठीक है सुपर पावर शिफ्ट हो गई, लेट्स से एग्जांपल वो नीचे आ गया, तो थोड़े टाइम के बाद क्या पता वापस ऊपर आ जाए। बट वी कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, वी कैन एनालाइज इट। तो मैं पॉइंटर्स आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पॉइंटर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले फ्यूचर के अंदर। एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर शॉर्टेज हो गई, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर पानी की कमी हो गई। फूड एक्सपोर्ट बैन कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब आप फूड को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। एनर्जी डिस्ट्रप्शन हो गई, यानी कि एनर्जी की कमी हो गई देशों के अंदर। एनर्जी चाहिए बट है नहीं, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। अगर पानी नहीं होगा, पानी का प्राइस बढ़ जाएगा। फूड नहीं होगा तो फूड का प्राइस बढ़ जाएगा। पैनिक क्रिएट होगा, लोग स्टोर करना स्टार्ट करेंगे। लोग बोलेंगे कि 1 किलो की जगह 10 किलो लो, क्या पता प्राइस बढ़ जाए। और इसी पैनिक की वजह से प्राइस एक्चुअल में बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो जो 10 किलो खाने वाले वो 100 किलो स्टोर कर रहे हैं। तो एक्सेस खरीदे जा रहे, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट होगा, और पैनिक से वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। कभी प्राइस जो है वो 10 रुपए होगा, कभी प्राइस 50 रुपए पहुंच जाएगा, कभी प्राइस 20 रुपए आएगा। तो ये वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये सिनेरियो के अंदर की जो नेक्स्ट वॉर हो सकती है वो वाटर और रिसोर्सेज के लिए होगी, ना ही लैंड के लिए। और रिमेंबर, जो मैंने आपको बोला ये पहली बार नहीं हो रहा। अब क्यों बोल रहा हूं उसको समझते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट से, कॉन्फ्लिक्ट्स, हिस्ट्री एंड साइकिल। जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये बहुत बार हो चुका है। जैसे कि 1930 के अंदर बैंकिंग कोलैप्स, 1929 के अंदर मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश आया, और उस क्रैश के बाद लोगों ने पैनिक के अंदर बैंक से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया, विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, और इतना ज्यादा पैसा निकाल लिया कि बहुत सारे जो बैंक्स है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गए, खत्म हो गए, धराशायी हो गए। इस रीजन की वजह से गोल्ड कंट्रोल स्टार्ट हुआ। एक प्राइस सेट कर दिया 20 या 23 डॉलर के आसपास कि या तो आप अपना सोना हमें दे दो, हमें बेच दो इस प्राइस पर, या फिर जेल चले जाओ। ऐसी हालत करी थी गवर्नमेंट ने, उन्होंने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। और थोड़े टाइम के बाद उन्होंने एक्सटेंडेड प्राइस लगा दिया कि गोल्ड जो है वो 30 या 40 डॉलर अब चलेगा, यानी कि 20 डॉलर के अंदर लोगों से खरीदा, उनको धमकी दी या तो दे दो या फिर जेल चले जाओ, फाइन लगेगा। और उसके बाद 40 डॉलर के अंदर एक प्राइस सेट कर दिया, या फिर 30 डॉलर के अंदर प्राइस सेट कर दिया। फिर लोगों ने बोला या तो तुमने तो हमने पागल बना दिया कि सस्ते में खरीद कर महंगा कर दिया। अभी क्या होता है, 1971 तक जो गोल्ड और डॉलर है वो लिंक होते हैं, यानी कि डॉलर का प्राइस गोल्ड के हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा। लेकिन 1971 के बाद यूएस बोलता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड हम खत्म कर रहे हैं, यानी कि अब गोल्ड के हिसाब से जो है वो हमारा डॉलर नहीं बढ़ेगा। I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. अब जो डॉलर है वो प्रॉपर फुल फिएट करेंसी बन चुकी है, प्योर फिएट करेंसी, जिसको सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट चला रहा है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम पर ट्रस्ट करो, बस दैट्स इट। उसके अलावा जो है डॉलर को और कोई नहीं चला रहा। और उसी सिस्टम की वजह से हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है 2008 रेगुलेशन रीसेट। I think this is the most significant financial crisis in the post-war period.
There are fears the sell-off will continue on Wall Street. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. अब इसके अंदर क्या होता है, हाउसिंग बबल बर्स्ट होता है, बैंक जो है वो बिल्कुल कंगाली के कगार पर आ चुके होते हैं, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करती है, इंटरेस्ट रेट को नियर टू जीरो कर देती है। उसी से एक नया एरा स्टार्ट होता है, लो इंटरेस्ट एरा। अभी तक जो इंटरेस्ट रेट थे वो हाई थे, इसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और मतलब भर भर कर जो है नोट छापे गए। इतने नोट छाप दिए क्योंकि डिप्रेशन आ चुका है, लोगों को पैसा देना है, इसलिए नोट छापे ताकि पैसा आए लोगों के पास, कंजप्शन बढ़े, और उस रीजन की वजह से रेगुलेशंस के अंदर रीसेट किया गया। तो ये पैटर्न जो है वो हर बार बनता है। वो पैटर्न कैसा है, सबसे पहले डेट होता है, गवर्नमेंट्स के ऊपर डेट बिल्ड होता है, जैसे कि अभी यूएस के ऊपर हो रहा है, जैसे कि अभी जापान के ऊपर हो रहा है, जैसे कि बहुत सारी वेस्टर्न नेशंस के अंदर हो रहा है कि डेट बहुत ज्यादा उनके ऊपर हावी हो चुका है। डेट से क्या होता है, प्रेशर बिल्ड होता है, प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है कि डेट इतना ज्यादा है तो उसको चुकाने का प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी वजह से रूल्स को चेंज किया जाता है। हर दूसरे दिन आपको नई अनसर्टेनिटी मिलेगी, रूल्स चेंज होते हुए मिलेंगे जो कि उनको बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और उसी रूल को चेंज करते करते, जैसे कि उन्होंने रूल चेंज करा करेंसी रीसेट कर, जैसे कि उन्होंने रूल चेंज करा गोल्ड कंट्रोल कर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इज वेरी सिंपल। 26 में तो दुनिया खत्म है। 5 साल के बाद या 10 साल के बाद दुनिया खत्म नहीं होने वाली, दुनिया चेंज होने वाली है, दुनिया इवॉल्व होने वाली है। अब दो टाइप के लोग हैं, एक जो प्रिपेयर्ड है, जो ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं और अब एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, और जो चीजें मैंने आपको बताई है वो चीजों को समझेंगे और उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ देखकर इग्नोर नहीं करेंगे, वो जीतने वाले हैं। और दूसरे जो इग्नोर कर देंगे और सिर्फ उनको शॉक लगेगा, ये क्या हो गया, वो शॉक जो है वो बहुत हानिकारक हो जाता है, क्योंकि शॉक से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपके लिए जो झटका आने वाला है, ये आने वाला झटका नहीं लगेगा, ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो जो झटका लगेगा वो सहने लायक नहीं बचोगे आप। ये आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और मैं ये खुद पर्सनली वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाओ। मैं सिर्फ अकेला प्रिपेयर्ड नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो सेफ रहे, साथ रहे, सेफ रहे। यही मेरा मोटो है कि एवरीवन बिकम आत्मनिर्भर, बट उसके लिए आपको सेफ रहना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। एक शॉक लग गया ना तो बहुत चीजें बिखर जाती है, वो मैं नहीं चाहता कि बिखरे। मैं चाहता हूँ कि आप सेफ रहो और आप प्रोग्रेस करो, वेल्थी बनो, अमीर बनो, जो चाहते हो लाइफ में वो करो, ना कि सिर्फ सिस्टम के अंदर एक स्लेव बनकर रह जाओ। सो प्लीज जो अब मैं बताने वाला हूँ उस पर बिल्कुल फोकस करना, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपको करना क्या है। आपको जो चीजें पॉइंटर्स बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। एसेट्स एंड पर्सनल अवेयरनेस। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हार्ड एसेट्स हेल्प प्रोटेक्ट वैल्यू ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। जो सिचुएशन अभी चल रही है जिसमें नहीं पता कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, उसी टाइम पे जो हार्ड एसेट होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे अपनी वेल्थ को सिक्योर करने में और वेल्थ को इंक्रीज करने में। वो क्यों करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, जैसे कि प्रोडक्टिव बिजनेस। अगर स्टॉक मार्केट में देख रहे हो प्रोडक्टिव बिजनेस जो फ्यूचर के अंदर आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं, जिनका कैश फ्लो अच्छा है, जिनका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, जिनको फ्यूचर के अंदर हेल्प होगी, जो फ्यूचर के अंदर भी टिके रहेंगे कंपनीज, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। अब वो क्यों ये आपको हेल्प करेंगे, क्यों आपको अमीर बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ होगा इन फ्यूचर, अब उसको थोड़ा समझते हैं। जो रियल एसेट होते हैं, जो हार्ड एसेट होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लैंड को छाप सकते हो, लैंड को छाप सकते हो क्या, वो स्केयरसिटी है उसके अंदर, वो लैंड को नहीं छाप सकती। लैंड इज स्केयर, मतलब खत्म हो जाएगी एक बार, एक टाइम के बाद। गोल्ड के अंदर स्केयरसिटी है, आप जितना मर्जी छाप नहीं सकते गोल्ड, आप जितना मर्जी छाप नहीं सकते सिल्वर। अच्छी कंपनीज को आप छाप नहीं सकते, अच्छी कंपनीज के अंदर आप सिर्फ इन्वेस्ट कर वेट कर सकते हो अपने लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। लेकिन वही बात करें पेपर एसेट की, पेपर एसेट के अंदर क्या है, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं सिर्फ, जैसे कि हमारे क्रिप्टो करेंसीज है, सिर्फ स्क्रीन पर नंबर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। अगर कोई भी पॉलिसी आती है, कोई भी रेगुलेशन आती है, तो सबसे पहले उनके ऊपर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल गिर जाते हैं या फिर बिल्कुल उठ जाते हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर कुछ समझ नहीं आएगा करे क्या, बाय करे, सेल करे, क्या करे। सबसे बेस्ट इज बाय हार्ड एसेट्स। इसीलिए जो लोग अमीर है वो क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं। वेल्थी पीपल मूव इनटू लैंड एंड रियल एसेट। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो रिटर्न्स के पीछे भागती है कि 100%, 1000%, 2000%। लेकिन जो वेल्दी पीपल होते हैं ना, वो रिटर्न्स नहीं, स्टेबिलिटी के पीछे जाते हैं कि मेरा जो पैसा है वो धीरे धीरे बढ़े। मेरे को नहीं चाहिए एक साल में 100%, मेरे को 5%, 10% में मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँ। वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के सबसे अच्छे इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है, वो 18% के अंदर खुश है, अपने आप को 18% के अंदर राजा कहते हैं। और हम बोलते हैं कि एक दिन के अंदर 100% चाहिए। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो हमारे जैसे लोअर क्लास फैमिलीज है, वो जो है रिटर्न्स के पीछे भागती है। वेल्दी जो है वो स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, और जो स्टेबिलिटी है वो ही विन करती है लॉन्ग टर्म के अंदर, ना कि रिटर्न्स का माइंडसेट। अब ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा समझते हैं। रियल एस्टेट की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, जमीन को आप उगा नहीं सकते। गोल्ड एंड सिल्वर बिकम कॉस्टली फॉर रिटेलर्स। जब क्राइसिस की सिचुएशन आती है ना, तो ऑलरेडी जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। जो रिटेलर होता है वो
सोचते यार इतना ज्यादा बढ़ चुका है और बस वो रिग्रेट के अंदर ही रह जाते हैं, यार शिट यार नीचे क्यों नहीं बाय करा। अभी जैसी सिचुएशन थी, सिल्वर जो है वो 4 लाख हो गया था, बट मैं तो 2 लाख के नीचे से बोल रहा था बाय कर लो, 1 लाख पे भी बोल रहा था, 1.5 लाख पे भी बोल रहा था कि बाय कर लो। टेलीग्राम के अंदर बोला था, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में रियल वाला है, वहीं ज्वाइन करना, नहीं तो बाकी जब में तो स्कैम ही चल रहा है मेरे नाम से, तो उसमें नहीं ज्वाइन करना। तो वहां पर बोला था मैंने कि सिल्वर बाय कर लो। अब वो पैसा डबल हो गया, अब डबल पे 4 लाख पे लोग बोल रहे हैं कि सर अब बाय करे क्या, अब इतना ऊपर तो आ गया है, क्या ऊपर जाएगा क्या, तो वो रिग्रेट करते रह जाते हैं। इस रीजन की वजह से जो सिल्वर और गोल्ड है जब क्राइसिस आएगा तब और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका होगा और रिटेलर्स जो है वो सिर्फ रिग्रेट में ही रह जाएंगे कि काश मैं नीचे बाय कर लेता, लेकिन प्राइस इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि शायद वो तब बाय करे ही ना और सिर्फ वेट करते रहे कि क्रैश आएगा हम एंटर करेंगे। अब हमारा जो 5th पॉइंट है ध्यान देने वाला वो है पीपल वर्किंग अब्रॉड स्टे अवेयर। जो भी लोग हमारे बाहर रह रहे हैं, हमारे देश के बाहर रह रहे हैं, उनको समझने की जरूरत है जो सिचुएशन अभी चल रही है उस सिचुएशन के अंदर वीजा के रूल स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। क्या पता आप इधर से उधर जाने का जो है बड़ा मुश्किल हो जाए, आपको रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अपने देश लोग वापस आना स्टार्ट हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। लोग बोलेंगे भाई जान बचे तो पहली बात है, दूसरा जॉब्स चली जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, इमिग्रेशन जो है वो ज्यादा पुश कर रही है सारी गवर्नमेंट्स की इमिग्रेंट्स को वापस भेजो अपने देश में, हमारे देश से बाहर निकालो, हमारे लिए ऑलरेडी हमारे लोगों के लिए जॉब्स कम है, इनको क्यों जॉब्स थे, हम तो बाहर निकाला जा रहा है। तो ये सब कुछ जब होगा तो लोग वापस आएंगे, हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया है रिवर्स ब्रेन ड्रेन। और साथ ही साथ करेंसी लॉस जब होगा, जैसे कि हमने बात करी जो वेस्टर्न नेशन है उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो सकती है, तो ये जब सब कुछ होगा तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मुझे लगता है जो यहाँ से इंडिया से बाहर रह रहे हैं, अपने देश से बाहर रह रहे हैं, उनको घर वापसी लौटने की जरूरत है। पेंशन स्कीम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए ताकि आपको ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन जो है वो अच्छे से समझ आए। हमारा 6th पॉइंट जो है वो मार्केट वॉलेटिलिटी एंड पॉलिसी चेंज अफेक्ट्स सेविंग। 2008 के क्रैश के बाद 4 से 6 साल लग गए थे मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को, यानी कि अगर आपका किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा है तो पैसा 4 से 6 साल तक बढ़ते हुए बस आप देख रहे हो, जितना पहले था वहां उस लेवल तक भी नहीं आ पा रहा है। तो 4 से 6 साल लग गए थे रिकवरी को, यानी कि क्रैश हुआ तो एकदम से हो गया, बहुत तेजी से हुआ, लेकिन जब रिकवरी आई तो बहुत स्लो। इसी वजह से इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं लोग। यही प्रेशर है, यही सर्वाइवल है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन हो सकती है। इसका मतलब क्या है आपके लिए, क्या है कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस जगह पर पैसा डालना है। क्रैश होगा तो एसेट्स ऊपर जाएंगे, तो क्यों ना मैं एसेट्स के अंदर ही पैसा डालूं, क्यों मैं रिस्की एसेट्स के अंदर डालूं, क्यों मैं रिटर्न्स के पीछे भागूं, क्यों ना मैं स्टेबिलिटी के पीछे भागूं। ये टाइम स्टेबिलिटी का है ना कि रिटर्न्स का, और स्टेबिलिटी जहां पर है वहीं पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये भी बात समझना मेरे ध्यान से, क्योंकि जिसमें स्टेबिलिटी है वहीं सारे लोग भागने आएंगे। जब तक वो भागने आएंगे तब तक आप ऑलरेडी इस स्टेबिलिटी के अंदर चढ़ चुके हो और अपना पैसा भी ग्रो कर चुके होगे। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि रिटर्न्स कम आएंगे। जब मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो स्टेबिलिटी के अंदर ही पैसा बनता है, तो रिस्क भी कम और रिटर्न्स भी ज्यादा। इसलिए मैं आपको गोल्ड एंड सिल्वर इतने टाइम से बोल रहा हूँ। जब मार्केट में क्रैश आया था तब भी बोला था अच्छी अपॉर्चुनिटी बाय कर लो। मैंने खुद बाय करा, बहुत अच्छे लेवल पर, नीचे के लेवल पे बाय करा, अगेन बाय करा। जब 2 लाख के नीचे था चांदी तब भी बाय करा, 2.5 लाख पर आया तब भी बाय करा। अभी भी मैं बोलता हूँ यार अच्छे प्राइस है, यहाँ से बहुत ऊपर अपॉर्चुनिटी है चांदी का जाने का, बहुत ज्यादा चांसेस है कि चांदी और ऊपर जा सकती है, क्यों ना मैं बाय करूं। 4 लाख का ऑलरेडी हाई मार्कर आ चुकी है, तो 4 लाख तक तो जाएगी। तो 2 लाख पर अगर मिल रही है या फिर 3 लाख पे मिल रही है तो 4 लाख तो जाएगी ना, 50% तो आ ही रहा है। क्या माड़ा है, 1 साल में आ जाए, 1 साल में 50% कम होता है क्या? 2 साल में आ जाए, 2 साल में 50% कम होता है क्या? दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं कर रहे थे इन्वेस्ट? अब मार्केट ऊपर आ गई है, $110 के आसपास दिखेगा आपको चांदी। अब आप बोलोगे यार महंगा हो गया सर, आपने पहले बोला था सही कह रहा था बट हम ले नहीं पाए। यही बोलते बोलते मिडिल क्लास फैमिली सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागती है और क्रैश के अंदर डर कर रह जाती है कि अब और क्रैश हो जाएगा। और इसी रीजन की वजह से हमारा नेक्स्ट पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है प्लानिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन आर इंपॉर्टेंट। सारा पैसा एक जगह पर नहीं डालना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट। अगर सारा पैसा एक जगह पर डाल दिया, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर ही डाल दिया, तो गोल्ड एंड सिल्वर तो बढ़ेगा, क्या पता आप किसी और अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। तो आपको इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करनी है कि गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर पैसा डाला, रियल एस्टेट के अंदर पैसा डाला, और अच्छी सेफ एसेट्स के अंदर जिसके अंदर रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा है। स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करना है, बट सिलेक्टिव कंपनीज के अंदर जो फ्यूचर के अंदर ग्रोथ दे सकती है, जो प्रोटेक्टिव कंपनीज है, जो स्टेबल कंपनीज है, जिनका कैश फ्लो अच्छा है, तो उस कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। और ये सारे पॉइंटर्स से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो आने वाले खतरे के लिए, आने वाले फाइनेंशियल रीसेट के लिए। फाइनेंशियल रीसेट होगा, 110,000% होगा। ये सारी वॉर्स चल रही है उसको थोड़ा डिले करने का, बट डिले का मतलब ये नहीं है कि वो रुक गया, वो नहीं रुकेगा, वो आएगा। और जब वो आएगा
वो एक शॉक की तरह आएगा। वो जब शॉक लगेगा, आधी दुनिया एक तरफ हो चुकी होगी और आधी दुनिया जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है वो एक तरफ हो चुकी होगी। कोविड के बाद बहुत सारे लोग अमीर बने और बहुत सारे लोग गरीब बने। उसी तरीके से 2008 के क्रैश के बाद बहुत सारे लोग अमीर बने क्रैश के अंदर, और बहुत सारे लोग जो है वहां से बहुत इतने गरीब बन गए कि उनको सुसाइड करने का भी ऑप्शन सही लगने लगा। और इसी रीजन की वजह से मैं चाहता हूँ कि वैसा कुछ ना देखने को मिले हमारी ऑडियंस को, हमारे यूट्यूब फैमिली को। प्लीज बी प्रिपेयर और आने वाले खतरे के लिए रेडी रहिए। ये पैनिक क्रिएट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए बना रहा हूँ कि एक खतरा आ रहा है, जो खतरा बहुत साइलेंट है, जो मारेगा लेकिन साइलेंटली मारेगा। और जब कोई भी चीज साइलेंटली मारती है, जो चीज पता ही ना चले कि मार रही है, तो सिनेरियो के अंदर जो है वो समझना और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप समझो भी और उससे निकलो भी। इसलिए बी सेफ, बी सिक्योर, साथ रहो, सेफ रहोगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मैं रेगुलर अपडेट्स देने का कोशिश करूंगा। आपको बताता भी रहता हूँ कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे भी बताता रहूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट्स के अंदर है। ओके, इट्स 11:30 नाउ, आई एम शूटिंग इट राइट नाउ। मुझे कहीं निकलना है, बट मेरा कर्तव्य बनता है कि मैंने कमिटमेंट दी है आपको कि फ्राइडे को वीडियो आएगी, तो ये आएगी। और जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके पास आए, मेरे को आपको कुछ बताने में देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस। कैसे लगा एनालिसिस? 3 पार्ट बनाया मैंने आपके लिए, क्योंकि एक पार्ट के अंदर ये सब कुछ बताना इट्स इम्पॉसिबल। तो कैसे लगे आप मुझे बताओ कमेंट करके, और आगे चलकर और भी रेगुलर अपडेट्स इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो। फ्यूचर अपडेट लिख दो कमेंट्स के अंदर, मैं समझ जाऊंगा। और जितना मैंने बताने की कोशिश करी है वो थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया कि इंडिया का जो है, इंडिया विल बी द हब, तो इसका मतलब ये है कि पोर्ट्स जो है, जितने पोर्ट्स वाले स्टेट्स है उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा बढ़ सकती है। तो रियल एस्टेट लेना है तो सिलेक्टिव ही लेना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रियल एस्टेट के अंदर भी ड्रॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन अच्छी जगह पर लोगे तो वो आपका पैसा बढ़ा कर देगा। तो सिलेक्टिव लेना है, हर जगह लेने का सोच सकते हो, बट सिलेक्टिव लोगे तो ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। गोल्ड एंड सिल्वर ले सकते हो, क्योंकि जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, गोल्ड एंड सिल्वर इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि सब फिर उसको बाय करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक्स लेने हैं और किसी तरफ नहीं जाना, रिस्की बेट्स नहीं लेने, स्मॉल कैप की तरफ नहीं जाना, अंधाधुन 1000% करने का नहीं सोचना। आपको सिर्फ अच्छे स्टॉक्स लेने हैं जो सर्वाइव कर पाए क्रैश को, जो अगले 5-6 साल तक सर्वाइव कर पाए अगर ये सिचुएशन बनी रही। क्योंकि ये फाइनेंशियल रीसेट है जो 1 साल में नहीं जाने वाला है, इसको टाइम लगेगा पूरा रिवाइव होने में। पूरी करेंसी चेंज हो रही है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो रहा है, और इस सिस्टम जब चेंज होता है ना, टाइम बहुत ज्यादा खाता है। अच्छे स्टॉक्स है वही आपको पैसा बना कर देंगे और वही आपको अमीर बनाएंगे। स्टेबिलिटी के पीछे भागो, रिस्क के पीछे मत भागो, रिटर्न्स के पीछे मत भागो फॉर नेक्स्ट 5 years। उधार के पीछे मत भागो, EMIs के पीछे मत भागो, एक्सपेंसेस के पीछे मत भागो, लाइबिलिटीज के पीछे मत भागो, सिर्फ और सिर्फ फॉर नेक्स्ट 5 years एसेट्स के पीछे भागो। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं हर्ष वन के अंदर, जहां पर हम डेली लाइव मार्केट एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।